आपने उससे कुछ करवा भी लिया तो वो इनवैलिड माना जाएगा। अनएक्सेप्टेबल बाय द सोसाइटी है ना 376 तो। हेलो एवरीवन, कल हम लोगों ने अपना नेचर एंड द टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का वीडियो हमने शुरू कर दिया था। आइए लेट अस सी व्हाट वी आर डिस्कस टुडे। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया था कल, जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं ना, उसके बाद आगे शुरू करेंगे। ठीक है, जल्दी रिवीजन कर लेते हैं हमने क्या क्या किया। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट हमने डिस्कस किया कि कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली होता क्या है। क्या होता है, एनी एग्रीमेंट एनफोर्सेबल वाइल इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है। जल्दी जल्दी, ऑफिस में एलिमेंट्स हमने डिस्कस किए थे, क्या क्या उसके एग्रीमेंट्स थे। उसके दो एलिमेंट्स थे एवरी कॉन्ट्रैक्ट के। एक था एन एग्रीमेंट, बिना एग्रीमेंट के कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा नहीं। और सेकंड है एनफोर्सिबिलिटी बाई लॉ। ठीक है, ये दो किए थे। अगली स्लाइड देखिए क्या किया था फिर अगले में। फिर हमने एग्रीमेंट को हमने थोड़ा डिटेल में किया था, आखिर में एग्रीमेंट होता क्या है, जिसमें ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस हो। एक तरफ से ऑफर जाएगा, वन पर्सन विल ऑफर यू समथिंग एंड व्हेन यू विल एक्सेप्ट इट इन रिटर्न फॉर कंसिडरेशन, देन इट विल बी कॉल्ड एन एग्रीमेंट। कंसिडरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, फॉर कॉन्ट्रैक्ट। और एक चीज देखिए इसमें, एक हमने प्रोमिसर और प्रोमिसी और देखा था, प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। प्रोमिस और प्रोमिसी क्या होता है, जो प्रोमिसर होता है जो कि पर्सन प्रॉमिस करता है, और प्रोमिसी क्या होता है, जो जिससे प्रॉमिस किया जाता है उसे कहते हैं प्रोमिसी। फिर हमने देखिए लीगल ऑब्लिगेशन के बारे में थोड़ा डिस्कस किया था। लीगल ऑब्लिगेशन क्या होती है, जिससे कि एग्रीमेंट अगर एनफोर्सिबल हो, अगर आप जब आप किसी से एग्रीमेंट कर रहे हो ये सोचकर कि यदि ये कोई भी पार्टी अगर अपनी जो भी उसकी ऑब्लिगेशंस है पूरी नहीं करती है तो आपको कोर्ट में जाना, केस करना है, तो उसको कहेंगे लीगल ऑब्लिगेशंस। तो ये कॉन्ट्रैक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बिना लीगल ऑब्लिगेशंस के खाली एग्रीमेंट ही रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, और आखिरी में हमने कल डिस्कस किया था एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस। जल्दी जल्दी चलिए इसी रिकैप कर लेते हैं। देखिए, एग्रीमेंट क्या होता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। एक पर्सन ऑफर करेगा, दूसरा एक्सेप्ट करेगा। वहीं कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, एग्रीमेंट में ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, वहीं कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट के साथ साथ एनफोर्सबिलिटी बाई लॉ आ जाएगी। ठीक है, फिर देखिए एग्रीमेंट कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करता है, वहीं दूसरी तरफ कॉन्ट्रैक्ट लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट करता है। फिर एग्रीमेंट इज वाइडर देन अ कॉन्ट्रैक्ट। हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में आता है, बट every contract is an agreement but every agreement is not a contract, therefore it is not by that। okay, अब आइए देखिए, अब आज हमें क्या क्या करना है। ये तो रहा प्रश्न रिवीजन, हमने जो कल की वीडियो में जो हमने शुरुआत की थी। ठीक है, इसमें एक तो हम समझेंगे कि एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कब होगा, क्या क्या उसके रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सबके सब टर्म्स देखेंगे। बिना उसके कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। और सेकंड में फिर हम यहाँ देखिए काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस करेंगे, किसके बेसिस, ऑन दी बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी। आज हम खाली एनफोर्सबिलिटी के बेसिस पे ही बस डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहले हम रफली देख लेते हैं, रफली होता क्या क्या है। एक मिनट, चलिए देखिए आखिर में होता क्या क्या है। एक तो एन एग्रीमेंट, फिर सेकंड इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, थर्ड फ्री कंसेंट, फोर्थ कंटेक्चुअल लायबिलिटी, सॉरी कंटेक्चुअल कैपेसिटी, देन लॉफुल कंसिडरेशन, then lawful object, then not expressly declared word, then certainty of terms। ठीक है, ये थोड़ा बेसिक टर्म्स। अब चले आइए इससे थोड़ा डिस्कस करते हैं थोड़ा डिटेल में। अब देखिए सबसे पहले थोड़ा एग्रीमेंट, कल ही हमने बहुत लंबा डिस्कशन किया था, मुझे नहीं लगता इसके बारे में बताने की और जरूरत है। ठीक है, एग्रीमेंट क्या होता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। एक पर्सन ऑफर कर रहा है यानी जो प्रोमिसर, और जो एक्सेप्ट कर रहा है उसे प्रोमिसरी। अगर नहीं देखा तो आप पिछला वीडियो देख लीजिए। सेकंड देखिए इंटेंशन टू क्लियर लीगल ऑब्लिगेशन, ये भी कल की वीडियो में डिस्कस ऑलरेडी कर लिया था। कोई भी एग्रीमेंट कब कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब वो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहा है। अनलेस एंड अनटिल एन एग्रीमेंट इज नॉट क्रिएटिंग एनी लीगल ऑब्लिगेशन इट विल ओनली बी एन एग्रीमेंट, इट विल नॉट बी कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, देखिए चलिए इसमें केस भी है, बफलर वर्सेस वाफलर। एक मिनट, कहाँ थे हम लोग, यही था ना। चलिए एक ही केस याद कर लीजिए, आगे की अगली वीडियो में इसके बारे में थोड़ा डिटेल डिस्कस करेंगे। अब इस वीडियो में नहीं कर रहे इसके बारे में। थोड़ा केसेस के लिए जब देखिए जब बेसिक जैसे कंप्लीट हो जाएगा
फिर अगले धीरे धीरे जैसे बिल्कुल बेसिक हो गया कंप्लीट, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके हम डिटेल में जाएंगे, केसेस भी करेंगे और क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। चलिए अब नया, अब आता है नई चीजें। यहाँ तक तो रहा पिछला जो हमने कल कर चुका है। अब नई जो चीज है वो देखिए, फ्री कंसेंट। क्या होता है फ्री कंसेंट? चलिए पहले ये बताइए कि कंसेंट क्या होता है। कंसेंट मतलब मंजूरी। मैंने आपसे कुछ मांगा और वो आपने उसके लिए हाँ कर दिया। अब देखिए कॉन्ट्रैक्ट में क्या हुआ, पहले एग्रीमेंट होगा कॉन्ट्रैक्ट से पहले। आपने मेरे को ऑफर किया, उसके बदले में मैंने एक्सेप्टेंस तो दी, पर क्या वो फ्री थी? वो डिपेंड करता है। कोई भी एग्रीमेंट तब कॉन्ट्रैक्ट होगा अगर जो कंसेंट हो वो पूरी तरीके से फ्री होनी चाहिए। अब कहेंगे कि भैया ये बताओ कि ये फ्री का क्या मतलब है। कंसेंट तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस आपने उसे बताई थी। एक ऑफर करेगी पार्टी, दूसरी पार्टी एक्सेप्ट करेगी। अभी फ्री कंसेंट क्या है? अब देखिए, अब एक एग्जांपल समझिए उसके समझने के लिए पहले। अब मान लीजिए कि एक कोई भी पर्सन ए है, दूसरा पर्सन बी है, ठीक है। अब ए बी से, अब ए बी के ऊपर गन पॉइंट रखता है और कहता है अगर तुमने मेरे को अपनी कार 20,000 में नहीं बेची तो मैं तुमको गोली मार दूंगा, ठीक है। अब अब ए ने तो धमकाया बी को, अब बी भी डर गया और उसने डर के उसने ए को अपनी कार 20,000 में बेच दी, जबकि उसकी कीमत थी 10 लाख मान लीजिए। तो अब क्या ये वैलिड रहेगा? अगर याद हो तो मैंने ये आपको पिछली वीडियो में ये और बताया था कि लॉ बस ये कहता है कि कोई कंसिडरेशन होनी चाहिए दोनों तरफ से। ये नहीं हो कि वो कितनी है, भले चाहे 10 लाख की चीज 1 लाख में बेच दे, लॉ उससे कुछ भी नहीं मानेगा, बस कंसिडरेशन होनी चाहिए। तो अभी वैलिड रहेगा क्या? अब बताइए। अब यहाँ पे कंसेंट जो ए की है ना, वो फ्री नहीं है। सॉरी, जो बी की है वो कंसेंट उसकी फ्री नहीं है, ठीक है। अब वो इसलिए बेच रहा है ताकि, क्योंकि वो उसे शूट कर देगा, ये डर के मारे अब वो उसे बेच रहा है। तो ये कंसेंट फ्री नहीं है, इसलिए अब क्या, कोई भी एग्रीमेंट जब तक फ्री नहीं होगी कंसेंट, तब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। अब देखिए कंसेंट फ्री कब कब नहीं होगी। एक तो कोएर्जन के थ्रू हो, अंडी इन्फ्लुएंस के थ्रू हो, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। ये आगे वीडियो बिल्कुल डिटेल में करेंगे, इसमें बहुत डिटेल में इसमें जाएंगे। फिलहाल बस आप ये टर्म्स याद कर लीजिए बिल्कुल। अभी जो अभी नेचर एंड टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट का बिल्कुल बेसिक इसमें बना रहे हैं, जो कि बिल्कुल बेसिक टर्म्स बस आपको समझने से ज़्यादा कुछ नहीं समझना है। ओके। सो क्या था कि फॉर अ एग्रीमेंट टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट इट मस्ट बी अंडर फ्री कंसेंट। अगला फोर्थ है कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी। कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी क्या होता है? व्हाट इज कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी? अब देखिए, कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी का मतलब है कि जो भी पार्टी के से आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, मतलब उसे लॉ भी अलाउ करना चाहिए। जब तक लॉ अलाउ नहीं करेगा पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तब तक कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। अब देखिए लॉ कब कब नहीं अलाउ करता है। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अब कोई पर्सन मेंटल है, उसमें सोचने समझने की उसमें क्षमता ही नहीं है, तो इसलिए उस पर्सन को लॉ प्रोटेक्ट करेगा कि आप उसे बहका के, आप उससे या फिर जबरदस्ती आप उससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करवा लें। अनसाउंड माइंड को लॉ प्रोटेक्ट करता है क्योंकि उसमें इतनी समझ ही नहीं है कि सोचने समझने की उसमें क्षमता हो। अगली होती माइनर्स। अब लो माइनर्स, अब जो लॉ डिफाइन करता है अगर किसी भी पर्सन की एज बिलो 18 है तो माइनर होगा। अब ये लॉ माइनर को भी प्रोटेक्ट करता है क्योंकि लॉ ये ज्यूम करता है कि माइनर में अभी इतनी समझ नहीं है कि वो अच्छा अपना अच्छा बुरा सोच ले, इसलिए लॉ प्रोटेक्ट करता है माइनर को भी। फिर होता है पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। अब कौन पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ होते हैं? देखिए या फिर तो अच्छा खासा क्रिमिनल्स हो, हर कोई नहीं, हर क्रिमिनल नहीं होगा डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। अगर कोई पर्सन प्रिजन में है, मीनिंग कोई पनिशमेंट, अगर किसी कोर्ट ने किसी पर्सन को पनिश कर दिया और अब फिलहाल वो अपनी सजा काट रहा है, तो उस टाइम पीरियड के बीच में वो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। हाँ, अगर वो बेल पे बाहर आता है
या कुछ टाइम के लिए कोर्ट उसे बाहर रखता है, उस टाइम के बीच में तो कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, बट जेल के अंदर रहकर नहीं कर सकता है। भले ही वो 1 घंटे के लिए जेल से बाहर आया हो, तब तक तो कर लेगा, लेकिन पर अगर वो जेल के अंदर है तो फिर नहीं कर पाएगा। और अगर आपने उससे कुछ करवा भी लिया तो वो इनवैलिड माना जाएगा, क्योंकि लॉ ही नहीं उसे परमिट करता है। तो कितने होते हैं, एक तो पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, फिर दूसरा होता है माइनर्स, और थर्ड होता है पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। ये तीन को, ये दीज आर नॉट कैपेबल फॉर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो ये दो समझ लिया नई चीज। ये तो फ्री कंसेंट, कंसेंट फ्री होना चाहिए। इट मस्ट नॉट बी अंडर कोएर्जन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। और फिर अगला था कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी, मीनिंग वो कैपेबल है भी या नहीं, उसके अंदर कैपेसिटी है भी कॉन्ट्रैक्ट करने की या नहीं। ठीक है, ये चार हमने डिस्कस कर लिए। क्या क्या किए थे, एक तो एग्रीमेंट, फिर कर लिया हमने इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, थर्ड कर लिया फ्री कंसेंट, फोर्थ कर लिया कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी। आइए अगली करते हैं। अब देखिए अगला है लॉफुल कंसिडरेशन। अब देखिए कंसिडरेशन क्या होता है, चलिए मैं अभी इसका सेपरेट पूरा एक अलग चैप्टर है, बट अभी कंसिडरेशन बेसिकली ये होता है कि जैसे दो पार्टीज एंटर करती हैं कॉन्ट्रैक्ट में, तो जो उनके बीच में गिव एंड टेक होता है उसे कंसिडरेशन कहते हैं। गिव एंड टेक इन द सेंस, ए सेल टू हिज कार टू बी फॉर ₹20,000, वैसे 20,000 कोई सेल नहीं होती है, 2 लाख चलो मान लेते हैं, ठीक है। अब ए ने बेची बी को, तो ए की तरफ से गया कार और बी की तरफ से आया 2 लाख रुपए, तो ए की तरफ से जो बी को जा रही है कार, ये तो रही ए की तरफ से कंसिडरेशन, और बी की तरफ से जो 2 लाख रुपए आ रहा है वो बी की तरफ से रही कंसिडरेशन। तो अब देखिए अब लॉफुल कंसिडरेशन क्या होता है, आइए पहले से थोड़ा पढ़ लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। देखिए ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था पिछले वीडियो में ही, शायद नहीं बताया हो, शायद बता दिया, मुझे अभी इतना भी याद नहीं है। देखिए कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। चलिए अभी समझ लीजिए, तो जिस भी कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी कंसिडरेशन यानी कुछ भी गिव, किसी भी पार्टी की तरफ से गिव एंड टेक नहीं हुआ है, तो वो ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाएगा। अब एग्जांपल से समझ लीजिए, मैंने आपको अपनी कार दे दी, 2 लाख रुपए की थी, मैंने आपको ऐसी फ्री में दे दी कार, फ्री में मतलब मैंने आपसे कह दिया ये लो भाई तुम रख लो उसे। कल मैं चाहूं तो मैं आपसे वापस भी ले सकता हूं, आप ये नहीं क्लेम कर सकते कि सर इसने मेरे को अपनी कार दे दी है, क्योंकि आपकी तरफ से तो कुछ गया ही नहीं है ना, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट हुआ कैसा। हाँ, अब इसमें भी अगर हम बहुत डिटेल में अगले चैप्टर में बहुत डिटेल में समझेंगे कहाँ कहाँ ये इसके एक्सेप्शन है। फॉर एग्जाम्पल गिव एंड टेक में, फॉर गिफ्ट्स में ये नहीं होता है अगर आप रजिस्टर्ड करवाते हैं, या फिर और भी काफी, वो हम अगले चैप्टर में डीपली डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अब अगला देखिए क्या है इसमें, कंसिडरेशन इज क्विड प्रो क्यू, दैट इज देयर मस्ट बी समथिंग इन रिटर्न फॉर दी प्रॉमिस। ये टर्म याद कर लीजिए, क्विड प्रो क्यू। क्विड प्रो क्यू का मतलब है देयर मस्ट बी समथिंग इन रिटर्न। अगर प्रोमिसर आपको कुछ दे रहा है तो प्रोमिसी को भी इन रिटर्न कुछ देना पड़ेगा। बॉडी पार्टीज मस्ट गिव समथिंग एंड गेट समथिंग इन रिटर्न। एक पार्टी दे रही होगी, दूसरी पार्टी को उसकी तरफ से भी मिलेगा। अब देखिए क्या, देयर इज नो नेसेसिटी फॉर बाय द लॉ दैट कंसिडरेशन मस्ट बी एडिक्वेट, द लॉ ओनली रिक्वायर्स दैट देयर मस्ट बी लीगल कंसिडरेशन। अब ये लॉ नहीं कहता है कि कितना कंसिडरेशन दोगे। मान लीजिए कि मेरी कार की कीमत है 20 लाख रुपए, मैं चाहूं तो आपको कल है ना 100 रुपए में भी दे दूंगा। लॉ ये नहीं कहेगा कि फिर ना कि आप है ना 20 लाख की कार 100 रुपए में क्यों दे रहे हो। बट इसका भी एक एक्सेप्शन है, अगर आप है ना अनड्यू इन्फ्लुएंस या फिर काफी केसेस हैं जैसे फ्रॉड से अगर आप करते हो अनड्यू इन्फ्लुएंस, तो लॉ कई बार प्रिज्यूम कर लेता है अगर ज्यादा ही वैल्यू कम होती है, लेकिन पर जब तक आप कोर्ट में नहीं जाएंगे ना, तब तक लॉ मतलब कुछ नहीं कहेगा कि आप 20 लाख की कार है ना 20,000 में क्यों दे रहे हो या 2,000 में क्यों दे रहे हो, और व्हाट्सो एवर। लॉ बस ये कहता है कि खाली कंसिडरेशन होनी चाहिए, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। बट अगर जो आप जैसे कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद भी ना बर्डन है ना जो शिकायत कर रहा होता है उस पे रहता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, मीनिंग जो कोएजन, इसमें कोएजन में जो जिसे कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना होता है ना उस पर बर्डन रहता है प्रूफ का। कोएर्जन कोएर्जन की बता रहा हूँ, अंडर इन्फ्लुएंस में तो लॉ प्रिज्यूम करके चलता है जो वीकर पार्टी होती है वो उसका फेवर लेता है अंडर इन्फ्लुएंस में।
अभी थोड़ा इसका बेसिक बता देता हूँ इन्फ्लुएंस क्या होता है। मान लीजिए जैसे टीचर और सर और स्टूडेंट है। अब टीचर और स्टूडेंट, अगर कोई टीचर, ये माना जाता है कि जैसे बेसिकली समझ लीजिए जो पर्सन के पास ज़्यादा अथॉरिटी होती है और दूसरे पर्सन के लो अथॉरिटी होती है या अथॉरिटी होती नहीं है, तो ये माना जाता है कि जो जिसके पास ज़्यादा अथॉरिटी है दूसरे पर्सन के लिए, वो अपना इन्फ्लुएंस उस पर लगा सकता है और कॉन्ट्रैक्ट जबरदस्ती साइन करवा सकता है। तो अंडर इन्फ्लुएंस में तो मानता है कोर्ट और ऑलरेडी प्रिज्यूम करके चलता है कि जिसके पास पर्सन के पास हाई अथॉरिटी है वो अपना इन्फ्लुएंस कर सकता है लो अथॉरिटी पे। तो इसमें तो जिस पे ज्यादा इन्फ्लुएंस, जिस पे ज्यादा अथॉरिटी होती है उसको प्रूफ करना होता है। बट जो कोर्जन का केस होता है, कोर्जन मीनिंग जबरदस्ती, जो मैंने अभी आपको बताया था, ए ने बी को सूट करने की धमकी दी अगर वो कार नहीं सेल करेगा। तो अब यहाँ पर है ना, ए को नहीं साबित करना है कि फिर कि मैंने इस पे कि ना, सॉरी, यहाँ पर बी को नहीं साबित, यहाँ पे बी को साबित करना पड़ेगा कि ए ने उस पे गन शूट एट अ गन पॉइंट उसने फोर्स किया है कार को सेल करवाने के लिए। अगर उसकी वैल्यू ज्यादा कम नहीं हुई, मान लीजिए कि 8 लाख की कार थी और उसने 6 लाख में बेचने के लिए इसमें मजबूर कर दिया, मतलब उसकी बुक वैल्यू थी 8 लाख रुपीज और सेल करवा दी उसने 6 लाख पे, तो यहाँ तो उसे प्रूफ करना ही पड़ेगा, जिस मीनिंग यहाँ बी को प्रूफ करना पड़ेगा। बट यहीं अगर मान लीजिए कि 8 लाख की कार थी और 100 रुपए में बेच दी, तो यहाँ पर तो लॉ अज्यूम कर सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कर ही लेगा, यहाँ चांसेस बनते हैं लॉ अज्यूम कर लेगा, प्रिज्यूम कर लेगा। मगर कोर्जन में मोस्ट ऑफ द केसेस, यानी मोस्ट ऑफ द मैक्सिमम केसेस में जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना चाहती है उससे प्रूफ करना होगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट अंडर कोर्जन है। बट अंडर इन्फ्लुएंस में तो लॉ प्रिज्यूम कर लेता है, ठीक है। तो फिर कहां पर थे हम, देयर इज नो नेसेसिटी वाला हो गया। अगला देखिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट। मोटिव क्या है किसी भी एग्रीमेंट करने का? मीनिंग आप मान लीजिए आप किसी से कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं तो उसका मोटिव क्या है, आप उससे एग्रीमेंट से इन एंड पाना क्या चाहते हैं। तो ये लॉफुल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि आप किसी दूसरे पर्सन को रुपीस दे रहे हैं ताकि आप किसी और पर्सन का मर्डर करवा दें, तो ये तो इलीगल हुआ ना। इसका तो ऑब्जेक्टिव इलीगल है, किसी का मर्डर नहीं कर सकते, तो इसका तो ऑब्जेक्टिव अनलॉफुल हुआ। तो ये तो ऑलरेडी, ये तो वैलिड ही नहीं रहेगा ये कॉन्ट्रैक्ट। मीनिंग अब कल आप उस जैसे मान लीजिए आपने किसी, मान लीजिए आप ए पर्सन है, उसने बी को रुपीस दे दिए 50,000 किसी को मारने के लिए और उसने नहीं मारा, तो वो पर्सन कोर्ट में नहीं जा सकता है। ए ने अगर बी को रुपए दिए तो ए कोर्ट में नहीं जा सकता ये क्लेम करने के लिए कि सर मैंने इससे मर्डर करवाने के लिए मैंने इससे पैसे दिए थे, अभी इसने मर्डर किया नहीं, तो सर मेरे को है ना अब मेरा 50,000 रुपीज वापस चाहिए। बिकॉज ये तो कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं, लॉ तो मानेगा ही नहीं कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इलीगल ही है। उल्टा शायद आप हो सकता है आपको ही पनिश कर दे, ठीक है। तो कितना हमने कितने पॉइंट डिस्कस कर लिए, एग्रीमेंट कर लिया, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस कर लिया, फ्री कंसेंट भी कर लिया, कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी भी कर लिया, लॉफुल कंसिडरेशन भी कर लिया और लॉफुल ऑब्जेक्ट भी कर लिया। अगला देखिए क्या है, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वर्ड। अब देखिए कई एग्रीमेंट होते हैं ना कि जो लॉ ऑलरेडी पहले से डिक्लेयर कर देता है, प्रिज्यूम पहले से उसने डिक्लेयर कर रखा होता है कि ये एग्रीमेंट वर्ड होंगे, ठीक है। एग्जांपल देखिए, एग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ मैरिज, एग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड एक्सेट्रा। अब देखिए आप किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते कि शादी करने के लिए, मैरिज के लिए कोई भी आप किसी एग्रीमेंट नहीं कर सकते कि मान लीजिए कि मैं आपको इतना दूंगा अगर आप उससे शादी कर लेते हैं, या फिर मैं आपको इतना दूंगा आप उससे शादी नहीं करते हैं। ये लॉ ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुका है कि ये वर्ड है, आप किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते, जिससे उससे मर्जी होगी वो उससे करेगा। तो अगर आप किसी से एग्रीमेंट कर भी लेते हैं ना तो फिर वो भी वॉइड होगा, ठीक है। अब फिर आता है अग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड, मीनिंग आप किसी से भी ये नहीं कर सकते। मान लीजिए कि किसी आपकी कोई एक शॉप है, ठीक है, पास में आपसे एक बड़ी शॉप खुल गई, बट आपका टर्नओवर ज्यादा रह रहा है। कल अगर वो आपको रुपीस देता है, मान लीजिए उसने कल आपको 1 करोड़ रुपीस दिया और कह दिया कि अब आप इससे अपनी शॉप को बंद कर दीजिए, तो आप, तो फिर आप वो अपना मनी वापस नहीं मांग सकता अगर आप नहीं अपनी शॉप बंद करते हो तो, क्योंकि ये तो वॉइड है ना, आप किसी को ट्रेडिंग करने से रोक नहीं सकते अगर वो लॉफुल है तो। ना ही आप रेस्टोरेंट ऑफ मैरिज,
नहीं आप किसी को मैरिज करने से रोक सकते हो या फिर जबरदस्ती करवा सकते हो। और बाई जैसे एक केस था, मैं भी आपको एग्जैक्टली नाम तो मेरे को नहीं पता है उस केस का, बात मैं बता देता हूँ कि उसमें हुआ क्या था। देखिए एक वुमेन थे, अब ये एक मिनट रुकिए, थोड़ा ये अलग जा रहा है, चलिए मैं बाद में इसका बताता हूँ इसके बारे में थोड़ा। अब इसी से आप रिलेटेड केस और समझ लीजिए, ये मैरिज का नहीं, एक और रिलेटेड केस देख लीजिए। एक मैं अडॉप्शन का केस बता देता हूँ, अडॉप्शन का, ठीक है। देखिए उसमें क्या हुआ था कि एक वाइफ के हस्बैंड की डेथ हो गई थी, और फिर उस जो मतलब लोग आए थे ना, उन्होंने जो उनकी डेड बॉडी होती है उसको ले जाने नहीं दिया था, और उनने फोर्सफुली एक बच्चे को अडॉप्ट करवा लिया। उनसे ये कहते कि अगर आप, हम तब तक नहीं इसे जाने देंगे अगर जब तक आप इस बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर लेते हो। फिर बाद में फिर वो वाइफ मतलब जो लेडी थी वो कोर्ट में गई, और फिर कोर्ट ने ये कहा कि इट इज नॉट वॉइड, मीनिंग आपने उसे फोर्स करके ही तो करवाया है, उसने अपनी मर्जी से नहीं किया है, फ्री कंसेंट नहीं है, उसकी कोई कंसेंट था ही नहीं। वो तो फ्री नहीं थी, उसकी कंसेंट कंसेंट थी बट फ्री नहीं थी, आपने उसे जबरदस्ती करवाया, तो ये तो वॉइड हुआ। तो इसमें कोई डैमेजेस भी नहीं तो इसमें क्लेम कर सकते हो, जैसे मैंने वो बताया था अभी आपको ट्रेड का, अगर 1 करोड़ रुपीज उसने दिया तो वो डैमेज क्लेम नहीं कर लेगा, कर ही नहीं पाएगा, अगर फेलियर मतलब उसने नहीं बंद करता तो, ठीक है। ऑब्लिगेशन उसने, उसकी मर्जी है, फुलफिल करे या नहीं करे, वॉइड है। फिर अगला देखिए सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स। अब देखिए कोई भी अगर आप एग्रीमेंट करते हो ना, तो जो टर्म्स उस बिल्कुल एक्यूरेटली सर्टेन होने चाहिए। अब देखिए एग्जांपल से समझिए, आप ऑयल, मीनिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल्स में आप डील करते हो, ठीक है। कल पर्सन ए है, आप मान लीजिए बी हो, कल ए आपके पास आता है और आपसे रेट पूछता है ऑयल के, अब आपके बीच में डिस्कस होता है, ठीक है। आप उससे एग्रीमेंट ये करते हैं कि आई विल सेंड यू 100 लीटर्स ऑफ ऑयल एट द रेट ऑफ ₹100। तो ये तो वर्ड ही हो गया ना। अब इसमें एक चीज देखिए, एग्रीमेंट क्या हुआ बस इतना देखिए, बाकी सब चीज भूल जाइए। एग्रीमेंट हुआ है कि उन्होंने, जो शॉपकीपर है मतलब जो बी, ए बी तो था ना जिस जो ऑयल में डील करता है, चलो कोई भी हो, जो ऑयल में डील करता है ना, उसने क्या एग्रीमेंट किया कि आई विल सेल यू 100 लीटर्स, कितना था, 100 लीटर्स ही तो था ना, चाहे कुछ भी हो, 100 लीटर्स ऑफ ऑयल एट द रेट ऑफ ₹100 पर लीटर। अब ऑयल डिलीवर हो गया, बट अगर अभी ये मनी पे करने से मना भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे अब ये देखिए। अब ऑयल तो वो बहुत सारे, या फिर मनी मनी नहीं तो आप रिजेक्ट कर सकते हो उसको, मनी तो खैर देना ही पड़ेगा अगर लेते हो तो, एक्सेप्ट करते हो तो, बट आप यहाँ पे रिजेक्ट कर सकते हो उस ऑर्डर को। कैसे कर सकते हो ये देखिए, अब यहाँ पे आपने ये तो स्पेसिफाई किया कि आई विल सेंड यू 100 लीटर्स ऑफ ऑयल एट द रेट ऑफ ₹100। अब आपने ये तो स्पेसिफाई नहीं किया कि फिर कौन सा ऑयल। आप मतलब जो डीलर है वो कोकोनट ऑयल में भी डील करते हैं, कस्टर्ड ऑयल में भी डील करते हैं, बहुत तरह का पीनट ऑयल में डील करते हैं। अब मान लीजिए आपने जल्दबाजी अपने कोकोनट ऑयल भेज दिया, मतलब अब सर्टेन तो था नहीं, या हुआ भी हो तो पता नहीं, बस एग्रीमेंट को आपको देखना है। आप कोर्ट में जाएंगे तो वो एग्रीमेंट पड़ेगा, ये नहीं पड़ेगा कि आपके मुंह जवानी मतलब आपके ऑन वो आपके बीच में क्या हुआ होगा भी, तो फिर आपको साबित करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आपने कह दिया कि नहीं मेरे को तो पीनट ऑयल चाहिए, मेरे को है ना कोकोनट ऑयल नहीं चाहिए, या फिर मेरे को है ना कस्टर्ड ऑयल चाहिए, तो एग्रीमेंट वर्ड हो गया ना। अभी आपने स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन सा ऑयल चाहिए, तो यहाँ सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स है ही नहीं। हाँ अगर आप ऐसे लिखते कि आई, ये एग्रीमेंट होता कि आई विल सेंड यू 100 लीटर्स ऑफ कोकोनट ऑयल एट द रेट ऑफ ₹100, तो यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहता। बट यहाँ तो आपने खाली ऑयल लिखा है, यहाँ पे आपने स्पेसिफाई नहीं किया कि मतलब कौन सा ऑयल, तो यहाँ कोई सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स है ही नहीं, हेंस इट इज वॉइड। चलिए इतना हो गया। टोटल में कितने एसेंशियल्स हैं, 8 हमने डिस्कस किया, ठीक है। अब चलिए अगला देखते हैं, काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सिबिलिटी। याद रखना अभी यहाँ भी हम खाली ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सिबिलिटी के बेसिस पे ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। मीनिंग लॉ किस एग्रीमेंट को एनफोर्स कर सकता है, किस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर सकता है, खाली उसके बेसिस पे, मीनिंग एनफोर्सिबल है भी नहीं है, राइट। बेसिक से ये समझिए कि लॉ अगर आप कोर्ट में जाते हैं तो वो लॉ से मानेगा भी, एनफोर्स करेगा भी या नहीं।
अब देखिए पहला कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्ट लॉ एनफोर्स कर सके उसे हम कहेंगे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए जो सेक्शन 10 में जो स्पेसिफाई हुए थे ना एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की फ्री कंसेंट, सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स, बहुत सारे जो भी हमने पीछे ये कर रहे थे, एग्रीमेंट, इंटेंशन, फ्री कंसेंट, कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी, lawful consideration, lawful object, not expressly declared void, certainty of terms, ये सबके सब यदि किसी एग्रीमेंट में प्रेजेंट हैं तो फिर वो बनके बने जो कॉन्ट्रैक्ट ही हो गया ना, तो वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल होगा लॉ के थ्रू, लॉ से एनफोर्स कर देगा। अगर कोई भी पर्सन, कोई भी पार्टी अगर अपना प्रॉमिस को फुलफिल नहीं करती है तो वो लॉ उससे लागू करवाएगा। डैमेज क्लेम कर, आप डैमेज क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। तो किसमें सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अगला देखिए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल क्या होता है, चलिए पहले इसे एक एग्जांपल से समझिए। पिछला वाला ही हम ले लेते हैं, आर threatens to suit B if he will not sell his car to aid at the rate at ₹20,000 ही हेंस लिखना था, चलिए हेंस लिख दीजिए ना, ठीक है, एच ही लिखा है बस रह गया, ठीक है। हेंस बी कैन रेंडर द कॉन्ट्रैक्ट टेस्ट, चलो मैं लिख देता हूँ कोई नहीं, हेंस, ठीक है, हेंस बी कैन रेंडर द कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड, बट यहाँ पे प्रूफ करना होगा, ठीक है। मतलब हो सकता है नहीं भी करना हो लेकिन पर प्रूफ करना होगा, क्योंकि हर बात थोड़ी नहीं है लॉ कंसिडर करेगा कि हाँ इसकी वैल्यू बहुत ही कम है। मोस्ट ऑफ द केसेस जो कोर्जन का केस है ये, मीनिंग जिसमें फिजिकल फोर्स होता है उसे कहते हैं कोर्जन, और अंडर इन्फ्लुएंस जिसमें मेंटली, कोर्जन में फिजिकल फोर्स लगता है, यानी यहाँ पे ए ने डरा है ना कि वी विल शूट बी, यहाँ पे फिजिकल फोर्स लगा, और अंडर इन्फ्लुएंस में मेंटली, मीनिंग टीचर अगर स्टूडेंट को कहता है या फिर प्राय मीनिंग जो भी गुरु होते हैं वो अपने शिष्यों को कहते हैं, राइट, या फिर फादर और सन, ये सबके सब अंडर इन्फ्लुएंस के केस होते हैं, यहाँ पे मेंटल प्रेशर रहता है। तो एज पर सेक्शन 2I एन एग्रीमेंट वर्डेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर पार्टी इज कॉल्ड वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट। हर वो एग्रीमेंट जो किसी एक पार्टी की वजह से ही है और एक पार्टी चाहे तो वो खत्म भी कर सकती है, यहाँ दूसरी पार्टी का इन्वॉल्व नहीं होगा, खाली एक पार्टी के अंडर में है, उसके हाथ में है कि वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, अगर वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाएगा, उसे कहते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, बट उसे प्रूफ करना होगा, बस सिंपल सा बात है। अगला देखिए वर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। द कॉन्ट्रैक्ट बिकेम, देखिए शुरू में मान लीजिए कि ए है और दूसरा बी है, दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि आप मेरे को टिन, एक ने कहा कि मैं आपको पर मंथ 100 टन्स ऑफ टिन सप्लाई करूंगा, बट अगले दिन ही क्या हुआ कि बोर्ड ने मना कर दिया, कि बैन कर दिया टिन पे, अब ये तो सप्लाई कर ही नहीं पाएगा टिन की, तो यहाँ पर ये वॉइड हो गया। मतलब शुरू में जब कॉन्ट्रैक्ट किया था तब तो वैलिड था, और जैसे बोर्ड ने जो भी मतलब इनकी मिनिस्ट्री होती है उसने बैन कर दिया, अब वो वॉइड हो गया, क्योंकि अब वो इलीगल हो गया ना, अब तो आप ट्रेडिंग उसकी कर ही नहीं सकते, तो अब वो एनफोर्सेबल हुआ है, पहले से नहीं था बट अब ये एनफोर्सेबल हो गया है, क्योंकि आप बोर्ड में जो भी उसका होता है उसने मना कर दिया। कुछ भी रीजन हो सकता है, पॉल्यूशन कर रहा होगा, हो सकता है कि मतलब बहुत सारी मिनिस्ट्रीज होती हैं इंडिया में, किसी ने भी मना कर दिया, गवर्नमेंट मिनिस्ट्री जो भी होती है उन्होंने मना कर दिया, तो अब वो अनवैलिड हो गया। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं कि जो पहले से तो वॉइड नहीं होते हैं, लेकिन पर आगे कोई लॉ आने के वॉइड वॉइड हो जाते हैं, लीगल हो जाए या कोई भी सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी आ जाए तो बाद में होते हैं। और वॉइड एग्रीमेंट क्या होते हैं, जो शुरू से ही वॉइड हुए, मान लीजिए आपने किसी माइनर से कोई एग्रीमेंट कर लिया और आपने उसे पैसे भी दे दिए, कल वो चाहे तो बिल्कुल 1 रुपये भी नहीं आपको देगा और कुछ भी नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ये वॉइड है, ठीक है। एग्रीमेंट हमेशा फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वॉइड होते हैं, लेकिन पर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वॉइड नहीं होता, वो अब वॉइड हो गया है। तो देखिए वॉइड एग्रीमेंट की डेफिनेशन क्या है, द वॉइड एग्रीमेंट्स आर वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, ठीक है, वॉइड एग्रीमेंट
फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वर्ड होता है, बट दीज आर नॉट एनफोर्सेबल बाय द लॉ फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ये शुरू से एनफोर्सेबल रहते हैं, शुरू से। इट इज वर्ड एब इनिशियो, तो पिछली वीडियो में बता दिया। यानी वर्ड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, वर्ड एब इनिशियो, वर्ड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, ये याद कर लो। ये टर्म टर्म लिख के आओगे तो अच्छा रहेगा, अच्छा इंप्रेशन हो जाता है टीचर पे। ऐसे लॉफुल टर्म्स आप लिख के आते हो तो लीगल टर्म, वर्ड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, ठीक है। अब ये एग्जांपल देखिए, एग्रीमेंट विद द माइनर इज द वर्ड एग्रीमेंट, ठीक है। रेस्टोरेंट ऑफ मैरिज, आपने किसी से जबरदस्ती मान लीजिए शादी, या फिर मान लीजिए कि ए ने दूसरे से कहा कि अगर मैं आपको, एक मैं एग्जांपल देता हूँ, देखिए कैसे। मान लीजिए ए और एक ही बी है, ठीक है, दोनों हस्बैंड वाइफ है। अब बी थी, जो वाइफ थी उनकी, उन्हें जरूरत पड़ी लोन लेने की। वो जाते हैं बैंक मैनेजर पे। अब बैंक मैनेजर कहते हैं कि मैं लोन तो तुम्हें दे दूंगा, बट आपको ए को डाइवोर्स देना पड़ेगा। अब बी जो होती है वो भी एग्री कर जाती है, बट लोन ले लेती है, लेकिन पर अब बी बाउंडेड नहीं है कि वो शादी करे भी नहीं करे, उसकी मर्जी है, वो डाइवोर्स दे नहीं दे, क्योंकि वो तो वर्ड ही रहा ना, लॉ तो उसे परमिट ही नहीं करता है ना। अब देखिए ए और बी है, अब उसमें आप कैसे तीसरा पर्सन कैसे कह सकता है उसे, तो वर्ड ही रहा। इट इज वर्ड एव एन इशू, इट इज एन एग्रीमेंट ही वर्ड है, कॉन्ट्रैक्ट वर्ड नहीं। कॉन्ट्रैक्ट तो बना ही नहीं ना। कॉन्ट्रैक्ट तब बनता है जब शुरू में वो वैलिड रहता है एग्रीमेंट, ठीक है। एनफोर्समेंट का रोल लगेगा तब, कॉन्ट्रैक्ट बाद में बनता है, एग्रीमेंट पहले होगा। एग्रीमेंट तो कुछ भी हो सकता है किसी की पार्टीज के बीच में, एग्रीमेंट में कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, इलीगल लीगल कुछ भी हो, वॉइड एप्लीकेबल कुछ भी हो, ठीक है। अगला देखो, अनएनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट। अब एनफोर्सिबल मतलब क्या था कि लॉ जिससे एनफोर्स कर सके, ठीक है। तो बताइए एनफोर्सिबल क्या होगा, जो लॉ नहीं एनफोर्स कर पा रहा हो। बट ये वैलिड तो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट है तो वैलिड तो होगा। देख कॉन्ट्रैक्ट होता ही तभी है जब वो वैलिड होगा, ठीक है। मतलब इलीगल नहीं होगा वो, अगर मतलब कोर्ट उसे एनफोर्स नहीं कर पा रहा है तो इलीगल नहीं है। अब देखिए जो डिफेक्ट्स होते हैं, अब बट कुछ टेक्निकल डिफेक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से कोर्ट उसे अप्लाई नहीं कर पाता, एप्लीकेबल नहीं होता। अब देखिए मैंने आपको पहले एक मैंने क्या बताया था, एक मैंने पहले आपको एक एग्जांपल दिया था कि ए ए फादर है, दूसरा सन है, ठीक है। ए ने अपनी प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर कर दी, बट विदाउट डॉक्यूमेंट, मतलब मुंह जमा नहीं होगी, मतलब बस सीधा बोल दिया। बट क्या है, एग्रीमेंट दोनों में हुआ, मान लीजिए लिख के भी हो गया, ठीक है। बट रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, ऐसा गिफ्ट किया तो रजिस्टर करवाना पड़ेगा उसे, ए को, ए फादर है तो ए को रजिस्टर करवाना पड़ेगा ऐसा गिफ्ट। गिफ्ट की दो तीन कंडीशन होती है, एक तो रजिस्ट्रेशन होता है, फिर नियर रिलेशन होता है, काफी होती है, चलिए वो आगे के सेपरेट चैप्टर से उसके, ठीक है। तो फिर अब डिफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। रिक्वायरमेंट हो सकती है कि राइटिंग में हो, कई बार ओरली नहीं माना जाता है, अक्सर नहीं माना जाता है। ओरली को प्रूफ कैसे करोगे, राइटिंग में होगा उसे तो प्रूफ कर दोगे, ओरली को बहुत टफ रहता है प्रूफ करना। फिर रजिस्ट्रेशन, जैसे मैंने बताया था, रजिस्ट्रेशन भी काफी जगह कंपलसरी होता है। स्टैंपिंग, स्टैंप होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आप किसी भी लॉयर से एग्रीमेंट करते हो, तो मतलब कहीं भी जैसे आप लॉयर पे जाते हो तो वो अपनी स्टैंप लगाता है ना, केस करता है तो ऑन द बिहाफ ऑफ यू अपनी स्टैंप लगाता है, वकालतनामा लगाता है। अब वो नहीं होगा तो वो तो मतलब कोर्ट केस उससे कर लेगा ना, एनफोर्स नहीं कर पाएगा। हाँ, अब जैसे ही ये रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएं जिसकी वजह से ये एनफोर्स नहीं हो पा रहा, उसके बाद वो वापस एनफोर्सेबल हो जाता है। अगला होता है इलीगल और अनलॉफुल एग्रीमेंट। इलीगल क्या होते हैं, जैसे लॉयनी जो आईपीसी सेक्शन के हिसाब से, अब तो खैर बीएनएस आ गई है ना, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता, पहले आईपीसी थी। तो अब फिलहाल आप समझने के लिए आईपीसी के थ्रू ही समझिए। देखिए आईपीसी इंडियन पेनल कोड, यदि इंडियन पेनल कोड उस पनिशेबल है तो इलीगल होगा। हर वो काम जो आईपीसी गलत बताता है, वो हर काम वो इलीगल होगा। तो इसलिए इस तरह के जितने भी एग्रीमेंट होंगे जो कि जिसे आईपीसी रॉन्ग बताता है, वो सारे के सारे इलीगल होंगे, ठीक है। अब इस तरह का आपने, अब देखिए क्या क्या है इलीगल इसमें, देखिए क्या क्या हो सकता है। फॉरबिडन बाय लॉ, लॉ इसे मना करता है, रोकता है, नहीं ये नहीं आप करेंगे। ऑफ सच, अगला ऑफ सच नेचर दैट इफ परमिटेड बाय लॉ
देन इट विल डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी अदर लॉ। मान लीजिए अगर लॉ ने परमिट भी आपको कर दिया, ठीक है, तो उसकी वजह से कोई दूसरा जो प्रोविजन होगा ना लॉ का, उसको डिफीट करेगा, मतलब उस पर वो एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा, वो उसे गलत बताएगा। अब अगला होगा फ्रॉडलेंट। आप किसी के साथ फ्रॉड करते हो, तो मतलब आपके बीच में एग्रीमेंट हो गया कि हम दोनों मिलकर एनी थर्ड पार्टी को चीट करेंगे, तो वो तो फ्रॉडलेंट हो गया, फ्रॉड हो गया ना, तो ये भी लीगल रहेगा। अब अगला होगा इन्वॉल्व्स इंजरी, इन्वॉल्व्स और एम्प्लाइज इंजरी टू द प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉपर पार्टी और प्रॉपर्टी ऑफ द अदर। आप कोई भी एग्रीमेंट हो जिसकी वजह से किसी थर्ड पर्सन की प्रॉपर्टी या फिर उस पर्सन को इंजरी हो। मान लीजिए आपने किसी पर्सन से एग्रीमेंट किया कि हम दोनों मिलकर किसी थर्ड पार्टी, मान लीजिए थी, उसकी उसको में पीटेंगे, ठीक है। अब यहाँ थर्ड पार्टी को तो नुकसान हो रहा है, तो ये भी लीगल हो गया। कोर्ट डिसाइड्स इट एज इमोरल। अगर कोर्ट ही डिसाइड करता है कि वो इमोरल है, अब देखिए जो इमोरल, एक्चुअली कोर्ट ज्यादा एग्रीमेंट्स को डिसाइड नहीं किया, मीनिंग जो मोरल और इमोरल है ना, वैसे मैं मतलब थोड़ा अलग तरह से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इमोरल और जो जो क्या मोरल है क्या इमोरल है ना, ये सोसाइटी डिसाइड करती है। इन अगर मैं ज्यादा जनरल टर्म्स में बताऊँ ना, तो ये सोसाइटी डिसाइड करेगी क्या चीज इमोरल है और क्या चीज मोरल है। कोर्ट ने ज्यादा चीजों पे डिसाइड नहीं किया अभी तक कि क्या चीज इमोरल है क्या चीज मोरल है, ठीक है। अभी तक खाली कोर्ट ने कुछ चीजें हैं जिससे उसे मोरल बताया है, और उसे पनिशेबल, हाईली पनिशेबल भी है काफी चीजें। बट मैक्सिमम चीजें पता है सोसाइटी डिसाइड कर देती है कि हाँ ये मोरल, मतलब जो भी चीज सोसाइटी में जब कुछ एक्सेप्टेड ही नहीं है तो ये मोरल ही तो हुआ ना, ठीक है। चलिए इसके बीच में जो क्या इमोरल है और क्या मोरल है, नहीं मैं किसी अगले वीडियो में आपको थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा कि मतलब क्या लीग क्या इमोरल बता दिए क्या मोरल है। मतलब आईपीसी सेक्शन 376 ये लॉ ने क्या रखा है कि हाँ ये इमोरल है, यहाँ अच्छा खासा पनिशमेंट भी है। अब मान लीजिए, अब एक और चीज, अब मान लीजिए कि अब अभी एग्जांपल देता हूं मैं। मान लीजिए कि आप किसी ट्रेन में बैठे हैं, आप किसी एल्डर पर्सन आते हैं आपके पास और आपसे सीट मांगते हैं। हाँ, और एक और है कंडीशन कि वो रिजर्व नहीं है, वो एल्डर पर्सन के लिए। अब देखिए सोसाइटी के हिसाब से अगर आपने उसे उन पर्सन को सीट नहीं दी तो फिर वो इमोरल है, ठीक है, वो गलत है। बट अब यही अगर लॉ पे जाए, हो सकता है गलत भी ना हो, गलत नहीं है क्योंकि वहां तो कोई रिजर्व नहीं है ना, ठीक है। अभी कोर्ट में ये मतलब सोसाइटी तो उसे गलत मान रही है, पर क्या कोर्ट में मान रहा है उस चीज को गलत? नहीं मान रहा ना। तो कोर्ट जो कोर्ट है ना, उसने बहुत कम चीजों को डिसाइड किया है कि क्या इमोरल है क्या मोरल है। मैक्सिमम चीजों को कोर्ट ने डिसाइड ही अभी तक नहीं किया कि आखिर में वो मोरल है या इमोरल है, ठीक। अभी 376 है, ये तो हाईली अनएक्सेप्टेबल बाय द सोसाइटी है ना 376 तो यहाँ पर इसलिए तो कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है इट इज एन इमोरल एक्ट। चलिए तो फिर अब ये वीडियो अपने यहीं पे खत्म करते हैं। अब अब कोशिश करूंगा कि जो नेक्स्ट वीडियो है ना, उसमें जो थोड़ा बहुत और बचा है मैंने पूरा ही खत्म कर देंगे अगले वीडियो में, ठीक है। कुछ डिफरेंसेस भी बताने हैं वो भी बता देंगे, और अब अगला इन्फो अगले बेसिस पे हम डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक। चलिए।